बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, कल हमने देखा कि लाहौर में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पहला T20 मैच खेला गया और पाकिस्तान ने आसानी इस मैच को 88 रन से अपने नाम के फ़तह की। इस पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं अबू बकर बिलाल और हमें कराची से वीडियो लिंक पे ज्वाइन करें महमूद रियाज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे महमूद साहब, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। मेरा ख्याल है स्टार्ट आपसे ही करते हैं। कल का मैच आपने देखा और बताइए कैसा लगा। एक्सपेक्टेड तो यही था, कल मैं और अबू बकर यही बात कर रहे थे कि उनकी फुल स्ट्रेंथ नहीं और हमारी ओबियसली फुल स्ट्रेंथ आ चुकी है, तो चांसेस तो यही थे कि पाकिस्तान जीत जाएगा। इसमें हम बात कर रहे थे टॉस के ऊपर भी। मेरा मानना यही था कि टॉस के बाद जो टीम जीतेगी पहले बैटिंग करेगी। अबू बकर ने थोड़ा सा इख्तिलाफ किया कि चेज जाएगी क्योंकि ड्यू फैक्टर आ रहा है, बट लाहौर की जो ट्रेडिशन हमने देखी मोस्ट लाइकली यही होता है कि पहले बैटिंग वाला जो है वो मोस्टली मैचेस जीता है। PSL के में यही हिस्ट्री हमने देखी। तो कैसे देखा आपने कल का मैच और जो विकेट का बिहेवियर था उसको कैसे देखा आपने? नहीं, बिल्कुल वो टॉस वाला था, लेकिन अगर हमने देखा कि पिछले दिनों जो PSL कराची में हुई तो ये सारी थ्योरी गलत हो गई थी कि जो टॉस जीत रहा है वो जा रहा है। अब जो T20 क्रिकेट है उसमें तो बिल्कुल आप नहीं कह सकते। और अब ये भी कोई इतने एक्सक्यूजेज नहीं रह गए कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो अंडर स्ट्रेंथ है, लेकिन पाकिस्तान टीम जो है जब खेलता है तो वो आउट क्लास खेलती है। और यकीनन जब देखेंगे कि पाकिस्तान स्क्वाड के अंदर जिस तरीके से शाहीन और हारिस रऊफ थे और जिस तरीके से उन्होंने जो वो 188 रन को जो है वो डिफेंड किया है वो बहुत ही मार्वलस था। और पाकिस्तान, अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप देखें फास्ट बॉलर्स का एक इतना बड़ा बंच आ गया आपके पास जी। मतलब आप देखें कि मीर हमजा और शाहनवाज धानी कराची में शाहीन्स के कैंप में हैं और यहाँ धानी से बात हो रही थी, वो बड़ी जान मार रहे हैं और उनकी बड़ी कोशिश है कि वो जिम्बाब्वे के बाद अच्छी परफॉर्मेंस दें और वर्ल्ड कप के लिए दोबारा करें। तो यकीनन बड़ा अच्छा साइन है कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में सामने आए। और यकीनन कल आप देखें कि बहुत अच्छा मैच हुआ और तमाशाइयों के लिए भी एक बड़ा अच्छा मैच था और एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट भी उस मैच को बहुत एंजॉय किया कल सब ने। बिल्कुल ठीक है। अबू बकर को भी शामिल करते हैं गुफ्तगू में। अबू बकर, हमने देखा कि टॉस का तो जिस तरह हमने कल बात की, पहले मुझे तो यही लग रहा था वैसे पहले हम बैटिंग करेंगे, वही डिसीजन लिया गया। स्टार्ट हमने देखा कि हमारे ओपनर को उस तरह अच्छा खासा नहीं मिला और शायद थोड़ा सा आउट ऑफ प्रैक्टिस भी नज़र आए। ओबियसली प्रैक्टिस तो रहती है बट मैच प्रैक्टिस एक डिफरेंट चीज़ है। शुरू में हमने देखा कि बॉल काफ़ी सीम और स्विंग भी हो रहा था इनिशली और कुछ क्रैक्स भी विकेट्स पे नज़र आए जब बॉल उन पे पिच करता था फास्ट बॉलर, खास तौर मिलन की बात करें तो अच्छी खासी मूवमेंट भी नज़र आई। बट ग्रेजुअली 4-5 ओवर के बाद थोड़ा सा वो कम हो गया। बट इवेंचुअली फिर हमने देखा कि हेनरी ने वो अपनी कैरियर की पहली उन्होंने हैट्रिक भी कर डाली। तो कैसे ओवरऑल फास्ट बॉलिंग के वाले से पहले बताइए। विकेट जो थी ना, विकेट वो आसान नहीं थी बैटिंग के लिए कल की। फ़खर जमान ने भी पोस्ट मैच अपने टॉक के अंदर ये जिक्र किया कि विकेट इतनी आसान नहीं थी। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने भी इस बात का उनको भी बखूबी अदराक हुआ और वो जो कंडीशन समझ रहे थे फ्लैट मिलेंगी वो उनको नहीं मिली बिल्कुल भी। और इसी वजह से थोड़ी मुश्किलात भी हुई। हमें भी 14 पे पहला आउट हुआ, फिर 30 पे बाबर और रिजवान दोनों आउट हो गए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि कल की जो 47 रन की इनिंग थी साइम अयूब की और जो साइम अयूब और फ़खर जमान के दरमियान 79 रन की शराकत दारी थी, उसने मैच पाकिस्तान के एकदम पलड़े मिला के रख दिया। मुश्किलात हो सकती थी, लग ऐसे ही रहा था कि कोई बड़ा टोटल नहीं होगा, 150-160 के दरमियान टोटल के अंदर मैच होगा। बट साइम अयूब और फ़खर जमान ने जिस तरह की इनिंग खेली है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है और उसी वजह से पाकिस्तान का जो टोटल है 180 प्लस हुआ। और बॉलिंग का तो ऑब्वियसली नो डाउट शाहीन ने पहले ओवर में नहीं विकेट मिली, उनको अपने दूसरे ओवर में विकेट मिल गई। पहले ओवर की बॉलिंग की तरफ हम जरा जमान खान ने पूरी कर दी। तो कल तो लाहौर कलंदर का फास्ट बॉलिंग बैटरी हमें पाकिस्तान की तरफ से कल वो दिखाई दे रही है। हम सुनील राणा का भी ट्वीट देख रहे थे कि उसके जी हम वी आर लकी अनफ कि हमारा जो प्लेयर डेवलपमेंट प्लान है वो कामयाब हुआ और तीनों हमारे पेस अटैक जो है वो पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा वो सब ये बताइए इनकी टीम सिलेक्शन को कैसे देखते हैं? कल भी हमने काफ़ी डिटेल में ये डिस्कशन की कि 6-7 ओपनर टीम के अंदर T20 स्क्वाड के अंदर रख दिए गए हैं। जैसे हमने देखा फ़खर भी है, बाबर रिजवान और साइम अयूब भी है, हारिस अभी डगआउट में बैठे हैं, शान डगआउट में बैठे हैं। तो इतने ज़्यादा ओपनर्स को आपने खिला लिया। बट इस तरह अभी हमने अभी बकर ने भी कहा कि साइम अयूब और फ़खर की पार्टनरशिप ने मैच को वन साइडेड किया इवेंचुअली। और साइम अयूब की अगर बात करें तो ये तो मेरा ख्याल है कि तमाम फॉर्मेट खेलने के लिए बच्चा नॉक कर रहा है कि मुझे टीम में आप डालें और ODI टेस्ट में भी डालें। तो
तो कैसे देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस को और इतनी सिलेक्शन जो इतने ओपनर्स की हमने कर दी? देखिए, अगर हम साइम अयूब की बात करें, जैसे कि अबू बकर ने कहा कि विकेट बड़ा टफ था, लेकिन अगर हम साइम अयूब की बैटिंग देखें तो उसने बहुत लेट शॉट्स खेले हैं, मतलब आखिर तक वो बॉलिंग को रीड करता रहा। और बड़े बड़े क्रिकेटर्स कहते हैं कि जब आखिर तक आप बॉल को रीड करते हैं तो आपके पास सिलेक्शन ऑफ शॉट जो है वो बहुत ज्यादा होती है, आप डोमिनेट करके खेलते हैं। और जो दूसरी आपने बात की कि बंच ऑफ जो है आपके ओपनर्स आ गए, पाकिस्तान के अंदर ओपनर्स नहीं मिलते थे। अगर आप बिल्कुल चले जाएं, पीछे चले जाएं, ज्यादा पीछे तो भी नहीं, 5-6 साल पीछे चले और गए। हनीफ एक पैर होता था, दूसरा पैर नहीं था। सादिक माजिद ओपनर दूसरा पैर नहीं था। मुदस्सर मोहसिन दूसरा पैर नहीं था। सईद अनवर और आमिर सोहेल दूसरा नहीं था। और अभी भी ये चल रहा था कि बाबर आजम और अगर रिजवान अगर नहीं करते थे तो आपकी टीम बैठ जाती थी। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि ये पीएसएल कहें या कुछ भी कहें कि आपके पास 5 से 6 लोग जो हैं वो तैयार है ओपनर्स के लिए, और यही हुआ। वरना पिछले मैचेस में देखें कि अगर बाबर आजम रिजवान नहीं खेलते थे तो पूरी टीम ऐसी, लेकिन कल जिस तरीके से फखर फॉर्म के अंदर हैं और उसके अंदर साइम है और बेहतरीन खेली, तो अब ये कि आपके अंदर एक कंपटीशन नजर आएगा। और यही वजह थी कि जब अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में कहा जा रहा था कि कुछ खिलाड़ी बैठ जाएं, तो बेसिकली यही था कि अब आने वाला अगर परफॉर्म कर देता है, और यही देखें अब आप साइम अयूब को कैसे रोकेंगे। साइम अयूब की तो अब जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है उसकी वनडे में भी जगह बनती है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छा साइन है कि आपके ओपनर्स के लिए आप हमेशा स्ट्रगल करते रहें, और वो आपके पास अगर 5-6 आ गए तो यकीनन आपके एक दूसरे को रिप्लेस करते रहेंगे और खिलाड़ियों पर। लेकिन तो दूसरा क्वेश्चन भी बनता ना कि आपने इतने ज्यादा ओपनर डाल दिए तो मिडिल ऑर्डर आप फिर कोलैप्स कर गए। आपने देखा कि मिडिल ऑर्डर में सिर्फ आपके पास एक इफ्तिखार जो है वो वाइड कमोडिटी है, और आपके जब ओपनर्स या ये आउट हुए तो मिडिल ऑर्डर में कोई फिनिशिंग के रोल में नहीं था जो इन्हीं को थोड़ा डेवलप करे, लेके चले। आप ये रोल ले रहे हैं शादाब से, इमाद से, फ़हीम अशरफ से। वी ऑल नो कि दे आर वेरी गुड ऑलराउंडर, बट एक अगेन प्रॉपर मिडिल ऑर्डर का होना बहुत नेसेसिटी है। और हम कल यही बात कर रहे थे कि उमर अकमल या कोई ऐसा 2 एटलीस्ट प्लेयर आपके मिडिल ऑर्डर में होने चाहिए जो टीम को लेके चले। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ गुड साइन है कि ओपनर्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन टीम का जो आपका होता है उसमें मिडिल ऑर्डर में अच्छा, जैसे कि कहा जा रहा था कि जी रजाक जैसे एक खिलाड़ी नहीं है, उमर अकमल कर रहा है, और इनको यकीनन चाहिए। अगर आपके ऊपर के लोग रन नहीं करते तो फिर आपके प्रेशर आ जाता है। अब ये कि फिर आपको वो काम लेना पड़ता है, फ़हीम अशरफ से, नवाज से लेंगे, इमाद से लेंगे, लेकिन आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर एक बड़ा अच्छा मुस्तनद बैट्समैन आपको चाहिए जो कि आपको एक 25-30 रन जो है वो जल्द से जल्द करके दे और एड ऑन कर सके। तो यकीनन एक अच्छी पोजीशन पे इनको बहुत सारे खिलाड़ी मिले कि अगर इनको ये लेते हैं। अब जैसे कि उमर अकमल ने भी, एक कामरान अकमल भी आ गए भाई के लिए। उमर अकमल अगर परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उनको टीम के अंदर जगह उनकी बनती है, तो उनको खिलाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अबू बकर, हमने डिटेल में कल बात की कि मिडिल ऑर्डर में मसला आ सकता है, बाबर के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा कि वो टीम कम्बिनेशन क्या डेवलप करता है। वही हमें प्रॉब्लम नज़र आई कि ओपनर आपने बहुत ज़्यादा बंच इकट्ठा कर लिया, आपने वो तो सिलेक्शन कर ली, सम हाउ सब ने परफॉर्म भी कर दिया, लेकिन मिडिल ऑर्डर में आके आप कोलैप्स कर गए। इफ्तिखार से बहुत उम्मीदें थी, बट आप एक प्लेयर पे तो नहीं डाल सकते। और फिर आके सम हाउ इमाद और फ़हीम ने एक चिपन किया, थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी और एक रीज़नेबल, मोर देन रीज़नेबल कहना चाहिए, एक टोटल कर दिया आपको। बट हमें फिर भी कहीं ना कहीं कई दफ़ा होता है कि विक्ट्री के अंदर आपके जो लूप होल हैं, जो डेफिशिएंसीज हैं, वो हाइड हो जाती हैं, आपको पता नहीं चलता। बट आपकी आई होनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कि हम कहाँ लैक किए, और वो क्लियर हमें एविडेंट नज़र आया कि हमने मिडिल ऑर्डर 2-3 रखने चाहिए थे टीम के अंदर, रादर दैन कि हम 6-7 ओपनर रखते थे। कैसे देखा कल? यार इरफान, में मुझे लगता है कि हमारे पास जो ऑप्शंस है ना, इन्हीं के दरमियान हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। हमें इन्हीं जो टॉप ऑर्डर के बैटर्स हैं, इन्हीं को मिडिल ऑर्डर के अंदर भी एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरी अगर पर्सनल राय ली जाए तो मैं अब समझता हूँ कि पहले क्योंकि रिजवान और बाबर ओपनिंग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बाबर और साइम को ओपन पे आना चाहिए। राइट लेफ्ट का कम्बिनेशन भी बरकरार रहेगा। राइट आउट होता है तो नीचे रिजवान आ जाए, 1 डाउन पर लेफ्ट आउट होता है तो फिर फ़खर जमान आ जाए, ताकि हमारे भी ऊपर के 4 का जो बेंच है
वो राइट लेफ्ट कम्बिनेशन के साथ चले, इससे भी बड़ा इफेक्ट होता है दूसरी टीम के ऊपर, क्योंकि बॉलर को लाइन लेंथ change काफ़ी मुश्किलात होती हैं चेंज करते हुए भी, फिर फील्डिंग चेंज करनी पड़ती है, उस दौरान भी आपको टाइम मिल जाता है। तो बहुत सारी दुनिया के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किए गए हैं राइट लेफ्ट कम्बिनेशन के, और बड़े कामयाब भी रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि बाबर रिजवान की जोड़ी भी इस वक्त दुनिया की कामयाब तरीन जोड़ी है एवरेज के हिसाब से देखा जाए। स्ट्राइक रेट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम ज़रूर है वो, बट अब उनको फौरी तौर पर चेंज करना ये कप्तान का फैसला हो सकता है। लेकिन उसमें ना मेरा अपनी वैसे राय ये है कि बाबर नंबर 3 पे आ सकते हैं, रिजवान नहीं आ सकता, क्योंकि रिजवान जो है वो दायरे का यूज़ तो कर लेते हैं। आप अगर उनकी स्ट्राइक रेट भी देखें कि दायरे के बाद उनकी शॉट्स ब्लॉक हो जाती है रिजवान की। बाबर एक ऐसा वर्सटाइल बैट्समैन है जिसके पास दायरे का भी यूज़ कर लेता है, बाद में इनिंग्स को बनाना भी आता है, और एंड में अगर पावर हिटिंग भी चाहिए हो तो बाबर वो भी कर लेता है। जबकि कंपैरिजन में आप रिजवान को देखेंगे तो उसकी बड़ी शॉट्स उस तरह की नहीं है जो बाबर के पास है। तो मेरा ख्याल है आइडियल कम्बिनेशन ये है कि साइम अयूब के साथ अगर रिजवान करे, बाबर नंबर 3 पे, और नंबर 3 को बाबर के लिए कोई ऐसा एलियन किस्म की प्लेस तो है नहीं है। वो ओडीआई में अपने सारा कैरियर नंबर 3 पे खेला, इवन डोमेस्टिक में भी T20 के अंदर भी वो 3 पे कई दफ़ा उन्होंने बैटिंग की है। नंबर 6 से शुरू हो गए, ओपन तक पहुंचे, मिडिल ऑर्डर भी खेला। तो वो बाबर एक ऐसा प्लेयर है, लाइक कोहली की बात कर लें या विलियमसन की बात कर लें, कि जो इनिंग्स को एंकर का रोल भी कर सकता है अदा। तो मेरा ख्याल है कि बाबर को एज ए लार्जर दैन मेरा ये ख्याल है कि ओपनर और जो वन डाउन पोजीशन है, वन डाउन पोजीशन भी ऑलमोस्ट ओपनर ही होता है, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बाबर वन डाउन भी आ सकता है। मैं समझता हूं रिजवान का मसला यह है ना कि उसकी रिजवान के पास उस तरह की शॉट्स नहीं है। वो आपको पता है वो पुल शॉट जो हुक शॉट मारते हैं वो इफेक्टिव तब भी है जब दायरे के अंदर है फील्डर। अगर आप देखें मोस्टली जैसे ही 6 ओवर्स के बाद वो अपनी इस शॉट को रोक लेते हैं, फिर वो सिंगल डबल पे आ जाते हैं रिजवान। तो अगर रिजवान को आप वैसे ही आप वन डाउन ले आएंगे, 4-5 ओवर गुजर गए हैं, तो रिजवान की वो शॉट पहले ब्लॉक हो लेकिन अब मेरा ख्याल है कि हम तो डिबेट कर रहे हैं लेकिन चेंजिंग होने वाली नहीं है फिलहाल। तो कम से कम मुस्तकबिल करीब में तो दिखाई नहीं दी। एक तो T20 के ज़्यादा मैचेस हमारे पास हैं भी नहीं, दूसरा हमने जो तैयारी करनी है अब वनडे वर्ल्ड कप की करनी है, वनडे एशिया कप की करनी है अगर होता है तो ये दो चीज़ें हैं इस साल। अब हमारी टीम की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो ओडीआई क्रिकेट बन चुकी है, तो शायद अब मुझे लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट फौरी तौर पर किया नहीं जाएगा। और बाबर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिजवान तो खैर ओडीआई में ओपन करते भी नहीं है जी। महमूद साहब आप इसमें कोई ऐड करना चाहें इनके ओपनिंग पेयर के हवाले से? स्ट्राइक रेट के ऊपर काफी बहस होती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि बाबर इस लेवल का बैट्समैन है कि वो एडजस्ट कर सकता है, नीचे आ सकता है, रिजवान नहीं खेल सकता। अच्छा, आप अब जदीद क्रिकेट के अंदर इस किस्म के जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो इससे दूसरी टीमें भी प्रेशर में आती हैं और आपको नए कॉम्बिनेशंस मिलते हैं जी। बिल्कुल सही बात है कि जब आपके पास 4-5 ओपनर आ रहे हैं तो उनमें से आप अगर 1-2 को नीचे लेके जाते हैं, और अगर आप इनको ट्राई करना चाहिए, जो आपने कहा कि बाबर आजम जो है वो वन डाउन आए, अगर नंबर 3 पोजीशन पर आते हैं और अगर साइम अयूब रिजवान के साथ क्लिक कर जाता है तो आपकी 3 पोजीशन बड़ी वो सिक्योर हो जाएंगी। तो इस किस्म के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं बाज़-औक़ात तो उनमें से बहुत अच्छी चीजें सामने आ जाती हैं। तो आप जैसा कि वनडे के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं, वहां पर आपको जाहिर बात है जब आपने 50 ओवर खेल लें तो वहां आपको बड़ा टेम्परामेंट चाहिए होता है, और अगर उसके अंदर आप बड़े एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और इसी में से अगर कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होगा ये। और मेरा ख्याल है कि अगर बाबर अपने नंबर को 3 पे करते हैं तो आपका मिडिल ऑर्डर का भी 50-60% मसला हल हो जाएगा, क्योंकि आप बाबर का जो प्लेइंग स्टाइल है, बाबर अपनी विकेट थ्रो नहीं, बाबर अपनी विकेट थ्रो नहीं करते। और आप देखेंगे कि 60-70% मैचेस में बाबर जो है वो अपनी विकेट नहीं थ्रो करेंगे। तो जो आपकी मिडिल ऑर्डर एकदम कोलैप्स कर जाता है कि ओपनर आउट हो गया तो नीचे कौन संभालेगा, तो बाबर उस रोल को भी बड़े अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें रैशनलिज्म प्रिवेल करती है और होना भी चाहिए। अच्छा, थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं अबू बकर, हम मिडिल ऑर्डर की भी बात की, ऑलराउंडर के ऊपर बात कर ली। एक्सपेक्टेड था कि शायद फ़हीम को नहीं खिलाया जाएगा, 3 स्पिनर के साथ जाएंगे। लाहौर की स्पिन आपको पता है विकेट हमेशा उसमें स्पिन भी मिलता है, और इमाद ने भी अच्छा परफॉर्म किया। शादाब उस तरह की लेंथ अपनी नहीं दे पाए और लाइन भी उनकी थोड़ी सी हमने देखा कि वेवर्ड थी और उसकी वजह से उनको कुछ हिटिंग भी हुई। तो कैसे ये डिसीजन को देखा? और फ़हीम ने वी नो कि उन्होंने आउट भी किया और अच्छी बॉलिंग की, बैटिंग में भी चिप ऑन अच्छा किया उन्होंने। देखिए, हमारे पास स्पिन बॉलिंग के ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर हम 3 प्रॉपर स्पिनर्स के साथ नहीं भी जाते तो हमारे पास पार्ट टाइम स्पिन के तौर पर इफ्तिखार अहमद मौजूद है। इवन साइम अयूब भी राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉल कर लेते हैं। तो कल की जो कंडीशंस थी उसको देखते हुए, क्योंकि कल की कंडीशंस के अंदर फास्ट बॉलर को थोड़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही थी विकेट को, और पाकिस्तान को इस बात का अदराक भी था कि फास्ट बॉलर को विकेट से ज़्यादा हेल्प मिलने वाली। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि फ़ैसला किया
कि फ़हीम अशरफ को टीम में इंक्लूड किया जाए। फ़हीम हो, नवाज़ हो, इमाद हो, शदाब हो, इनकी अगर बैटिंग की बात की जाए तो सब ही तकरीबन मिली जुली परफॉर्मेंस, एक जैसी परफॉर्मेंस ही है, कोई बहुत कंसिस्टेंट नहीं है ये चारों ऑलराउंडर्स। बट जिस पोजीशन पे ये ऑलराउंडर्स आते हैं, इस कंडीशन के ऊपर सिर्फ आपको बॉलें कम मिलती हैं और उसी के अंदर आपने एग्जीक्यूट करना होता है। तो फ़हीम अशरफ नॉट अ बैड चॉइस, यकीनी तौर पर वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ भी थे और उनको बड़ा हाई रेट किया गया था मिकी आर्थर के टाइम पे। और अब एक बार फिर मिकी आर्थर की रजीम आपको पता है आ चुकी है। मिकी आर्थर भी 18 तारीख को आ रहे हैं, टीम को ज्वाइन करेंगे। लेकिन महमूद भाई से मैं पूछना चाहूँगा, 2-3 दिन के लिए सिर्फ मिकी आर्थर साहब आ रहे हैं, तो क्या करेंगे 2-3 दिन के अंदर महमूद भाई? देखें, बात ये कि अब मिकी आर्थर जो है ना वो मंजूर नज़र हैं और बाबर आजम के साथ उनकी केमिस्ट्री है। तो वो कहते हैं ना कि हाथी के पाँव में सबका पाँव होता है। तो अब वो 3 दिन में आके उनके पास कोई गीदड़ सिंगी होगी कि पाकिस्तान जैसी टीम को वो सिखा जाएंगे, जो कि माजी में ऐसा होता नहीं है। खिलाड़ियों ने जो है वो करनी अपनी होती है। माजी में तो हमने वर्चुअल कोचिंग भी नहीं देखी थी कि ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो हेड कोच या टीम कोच डायरेक्टर, जो भी आप नाम ले लें। नहीं, आप बिल्कुल देखें, अब तो असल में कोचिंग के पैरामीटर्स इन्होंने चेंज कर दिए। अब आप मुझे बताएं, ऑनलाइन आप क्या कोचिंग करेंगे? यस, अभी कुछ दिन कबल जो है वो मोइन खान से इसी सिलसिले में बात हो रही थी कि आदमी की अपनी प्रैक्टिस जो होती है ना वो सबसे ज्यादा होती है। और जो पुराने खिलाड़ी थे वो ये करते थे। लेकिन अब जो है आप बहुत ज्यादा साइंटिफिक और वो जिसे कहना चाहिए ना कि वो लैपटॉप कोचिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा हो गई है। अब यही वजह है कि आप वुमेन्स का भी इन्होंने कोच तब्दील किया। वो पहले भी उसको आजमाया, फिर चला गया, उसके खिलाफ बड़ी चीजें आई, अब वो उनको दोबारा ले आए। तो यकीनन अब एक बोर्ड ने तय कर लिया है कि जी मिकी आर्थर जो हैं वो आएंगे, तो यकीनन उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो करनी है। वो 3 दिन के लिए आएंगे और यकीनन वो 3 दिन में कुछ ये कि वो कान में कुछ फूंक सकते हैं लेकिन वो कोचिंग नहीं कर सकते। अच्छा, उसकी रीज़न ये है, जो थोड़ा मैं अभी उसमें ऐड ऑन कर देता हूँ, कि उनको जो डायरेक्टर का ओहदा दिया इसीलिए गया है कि सारे डिसीजन अब वो करेंगे, क्योंकि बोर्ड के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको ऑन कर सके। चाहे कैप्टन को लगाना, चाहे कोच को लगाना, ये सारे डिसीजन जो हैं आप एक बंदे को अथॉरिटी दे के उसको दे दिए गए हैं कि वो जब कल को कोई भी बात होगी और लेट्स सपोज अगर आप हार भी जाते हो तो सारा मलबा उसके ऊपर जाए, वो ये प्रेशर को बेयर करे, हमारे पे बात ना आए। तो एक मेरा ज़्यादा जाती ख्याल है ना, ये टीम डायरेक्टर वगैरह सब पीछे रह जाएंगे। अगर आपको शिकस्तें मिलना शुरू हुई ना, फिर सारा मलबा क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ही पड़ेगा। ये चेयरमैन साहब, लेकिन इन्होंने अपना फेस सेविंग के लिए इन्होंने ये किया। और मिकी आर्थर की जहाँ तक ये विजिट की बात है पाकिस्तान आने की, उसमें 2 चीज़ें इनकी ऑन प्रायोरिटी हैं। नंबर 1, इन्होंने कैप्टन की सिलेक्शन के ऊपर बात करने के लिए आना है। इन्होंने ओबियसली अनाउंस तो कह ही दिया है कि ODI का और T20 का एक कैप्टन रहेगा, टेस्ट का डिफरेंट कैप्टन होगा। और दूसरा इन्होंने फिर ये करना है इसके फर्दर लिहाज से कि इन्होंने बाबर आजम से बात करनी है। बाबर आजम से मीटिंग के लिए और सेठी साहब से मीटिंग के लिए ये पाकिस्तान मेनली आ रहे हैं। उनसे बात करके ये देखेंगे कि बाबर क्या चाहता है, वो कितना लंबे कैरियर तक अपने सोचता है, फोर्स ही करता है किसी को, और उसकी परफॉर्मेंस को या टीम के परफॉर्मेंस को वो कैसे लेके चलना चाहता है। ये बेसिकली कुछ मेन एजेंडा हैं जिनकी बात करने के लिए मिकी आर्थर साहब आ रहे हैं। कोचिंग स्टाफ तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उनकी मर्जी का लग चुका है। एक आधी चेंजिंग शायद बॉलिंग कोच के अंदर मोस्ट लाइकली अभी एक्सपेक्टेड है कि शायद वो करें, तो वो अब फ्यूचर में भी देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग के ऊपर थोड़ी सी मज़ीद डिस्कशन करते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ के हवाले से। वो अगर सबसे एक इम्पोर्टेंस रखती है मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, वो हम देखें तो हारिस रऊफ़ काफ़ी टाइम के बाद टीम का पार्ट बने। इंजरी के बाद हमने देखा कि PSL में भी बहुत रन्स उनको हुए और कुछ फिटनेस के इश्यूज नज़र आ रहे थे। बट जो उनकी एक प्राइम चीज़, उनका पेस और उनको जो स्क्वेयर्ड हिम अप करना बैट्समैन को, ख़ासतौर पे 1-2 बैट्समैन को जब उन्होंने किया, वो उनकी एक यूनिकनेस है। और जो पूरी वो जो बैक लगाते हैं, फास्ट बॉलर जब तक बैक नहीं लगाएगा आपको पता है कि उसकी बॉल उस तरह निकलेगी नहीं। तो जो उनसे एसोसिएट की जाता है, पेस भी, उनकी जिप भी, और बॉल को खींचना, बाहर निकालना, स्क्वेयर करना बैट्समैन को, वो उनकी एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। और कल हमें दोबारा से वही हारिस रऊफ़ नज़र आए। कितना मुश्किल था उनके लिए और कितनी तनकीद हो रही थी। हम लोग बात कर रहे थे कि सानुल्लाह शायद पहली चॉइस होए। तो कैसे देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस को? देखिए, कल बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग की हारिस रऊफ़ की। लाइन लेंथ बहुत शानदार रही है उनकी। पेस तो वो ऑलरेडी निकालती हैं, लेकिन मेन चीज़ है लेंथ। और कल विकेट से भी हेल्प मिल रही थी
और कल का विकेट ऐसा था कि जब तक बॉलर बुरा बॉल नहीं करता था ना, उसको मार नहीं पड़ी। इस विकेट पे बुरा बॉल करके ही आपको मार पड़ी है। तो कहीं ना कहीं वो एक क्या कहते हैं ना, प्रोटेक्शन विकेट के ऊपर मौजूद थी फास्ट बॉलर्स के लिए। लेकिन जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हारिस रऊफ, और जब आपका पूरे बेंच आपका स्ट्रांग हो या आपका पूरा बॉलिंग यूनिट स्ट्रांग हो, तो बाकी जो सारे प्लेयर्स होते हैं ना, वो एक से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे वही चीज़ नज़र आई कि जमान को विकेट मिला, फिर शाहीन को विकेट मिला, फिर एक हारिस को ने कहा मुझे भी विकेट चाहिए। तो वो सारे बॉलर्स के उसने अंदर बल्कि सेम यही बात की अपनी मैच पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के अंदर भी कि मेरे लिए ये अच्छा था कि पहले ऊपर से बड़ी अच्छी बॉलिंग शाहीन ने और जमान ने विकेट ली थी, और मेरे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो गया, उस तरह का प्रेशर नहीं था कि रन्स हो रहे हैं। और देखिए डेप्थ में भी आपके पास बॉलर था, आपको पता था कि जमान बॉलिंग कर लेगा, शाहीन बॉलिंग कर लेगा। डेप्थ में मुझे बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने वही अपनी लेंथ छठे ओवर से पकड़ ली जो उनको, और एंड तक वही बरकरार रखी। हारिस रऊफ हमेशा एंड पे जाके थोड़ा शैटर्ड हो जाते हैं, ज़्यादा जोर लगाना शुरू होते हैं, लाइन लेंथ ख़राब होती है, जिसकी वजह से उसको रन्स पड़ते हैं। बट कल ऐसा हुआ नहीं। कल आपको पता है आखिरी जो 6 रन्स के ऊपर तो हमने उनके 5 आउट कर दिए। 88 पे 5 खिलाड़ी आउट थे, उसके बाद 94 पे न्यूजीलैंड की पूरी टीम आउट हो गई। तो वो भी साथ साथ विकेट्स मिलने का भी एज होता है, मुझे तो लगता है। और फिर कल मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद फिर इमाद वसीम को 14वें ओवर में लाया गया, लेकिन फिर उसकी मैंने समझने की कोशिश की कि ऐसा कप्तान ने फैसला क्यों किया। तो फिर वो दिखाई देता है कि जब डैरल मिचेल और उसके बाद चैपमैन आए, तो वो लेफ्ट के कम्बिनेशन के साथ खेल रहे थे, कि लेफ्ट हैंडेड बैटर्स खेल रहे थे। उस मौके पर उन्होंने शादाब खान को चांस दिया। फिर जब एंड पे राइटीज़ आए तो उन्होंने इमाद वसीम को लगा दिया। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि टीम बन जाएगी, कम्बिनेशन बेहतर से बेहतर होता जाएगा। क्योंकि अभी आपको पता है इमाद वसीम बड़ी देर बाद टीम के साथ दोबारा इन हुए, और कल ग्राउंड के अंदर लिटरली क्राउड की तरफ से आवाज़ें लगी हैं कि इमाद वसीम को ओवर दो। लिटरली आवाज़ें लगी हैं। इतना कभी मैंने नहीं सुना है किसी को कहा हो कि इमाद वसीम को इसको ओवर दो या इसको बैटिंग दो। कल बाबर आजम को लोगों ने चांट किया बाकायदा तौर पर, ऊंचा ऊंचा कहा कि यार इमाद वसीम को ओवर दो, और बाबर आजम ने 2-3 दफ़ा उन्होंने कहा यार देता हूँ, सब्र करो। तो वो एक चीज़ थी। ये साहब आप भी इसमें पॉइंट बताइए, ये कराची किंग वाला मसला पाकिस्तानी टीम में भी आ गया है। ये अबू बकर भी बता रहे हैं कि किस तरह आवाज़ें भी लगी। नहीं, ये देखें कराची के अंदर जो पीएसएल के मैचेस हो रहे थे, जब बाबर आजम और वो इमाद वसीम आते थे, इमाद वसीम एक वक्त तो वो जिच हो गया था कि उससे सब यही पूछते थे कि ये इमाद वसीम और बाबर आजम 1-1 है। लेकिन देखें इमाद के अंदर बहुत टैलेंट है, और यकीनन जो उसने देखें एक ओवर के अंदर जिस तरह उसने कराया, विकेट ली परफॉर्म किया। और दूसरी तरफ आप अभी जो बात कर रहे थे कि अगर शाहीन और ऊपर से अगर 2-3 विकेटें गिर जाएं जल्दी और उसके बाद हारिस रऊफ आता है, तो हमने हमेशा देखा है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी बेहतरीन होती है। फिर वो बॉल जो है वो बड़े खुले दिल के साथ कर रहा होता है, उसकी लाइन और लेंथ जो है। चूंकि हारिस रऊफ ऐसा बॉलर नहीं है कि जब उसको मिली भी हो ना कि 2-3 खिलाड़ी गए हुए हैं, तो बस फिर वो जो है वो कल उसने प्रूव किया। और जैसे अबू बकर ने भी कहा कि हर खिलाड़ी ने, बॉलर ने अपना अपना हिस्सा डाला, तो यकीनन ये चीज़ आगे चल के जो एक टीम कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा। और जिसमें जिस तरीके फास्ट बॉलर कर रहे हैं, अगर इसके अंदर स्पिनर्स भी जो है वो ऐड ऑन होंगे, तो वो क्राउड तो आप देखें, वो क्राउड जरा सा असल में ना वो मजा भी ले रहा होता है। वो हो सकता है बाबर आजम को थोड़ा सा तंग करने के लिए भी ना इमाद वसीम के नारे लगा रहे हो, कुछ लोग कराची किंग के पहुंच गए हो वहां पे लाहौर में। हाँ देखिए, इवेंचुअली तो पाकिस्तान की टीम है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि इमाद की जो सक्सेस अगर आप देखेंगे ना, तो वो मेनली शुरू में अटैक करके न्यू बॉल के साथ वो विकेट्स लेते हैं। अगर विकेट में स्पिन को मदद नहीं दे रही तो इमाद इतने इफेक्टिव नहीं होते। तो कैसे देखते हैं इमाद के लिए मिडल में बॉलिंग करना, या उनके लिए आपके ख्याल में शुरू में बॉल करना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है? देखिए, मैं अब उसके अंदर अगर हम बात करेंगे कि कादिर भाई जो होते थे मरहूम, अल्लाह उनकी मगफरत की, बड़ी अच्छी बात करते थे। वो ये कहते थे कि यार पिच ने तो वैसा ही रहना है, अगर बॉलर के पास वैरायटी नहीं है कि वो 6 बॉलें 6 मुख्तलिफ स्टाइल से कर सके, तो मैं उसे बॉलर नहीं मानता। वो हमेशा से ये कहते थे कि स्पिनर के लिए जो है विकेट का कोई इतना ज़्यादा एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। फास्ट बॉलर के लिए तो होता है कि उसको वो नहीं है, लेकिन स्पिनर के पास ना बड़ा टाइम होता है, और अगर उसका अपना होमवर्क बड़ा अच्छा है तो वो बॉल जो है वो घुमा सकता है। तो यकीनन मसला होता है, लेकिन कोई भी बॉलर ये नहीं निकल सकता। आइडियल कंडीशन तो आपको किसी को नहीं मिलती ना, आपके पास जो आपकी फिटनेस है, जो आपकी स्किल है, उसको मिला के कॉम्बिनेशन करके आपको
आपको एक बैटिंग को जो है अपना, बॉलिंग को जो है अपना एक अच्छा कारगर और मौसर हथियार बनाना होता है। और अच्छा बॉलर वही होता है कि जो कंडीशन के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करे। लेकिन उसमें मौसम बात ये भी है ना कि किसी की इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है। जैसे हारिस रऊफ है, वो नई बॉल से इतने इफेक्टिव नहीं है, थोड़ा सा पुराना होने के साथ इफेक्टिव है। इसी तरह ज़मान खान डेथ ओवर के अंदर बहुत इफेक्टिव रहते हैं, न्यू बॉल के साथ भी हैं। तो जो शहीनशाह अफरीदी की यूनिकनेस देखी जाए तो वो पहले ओवर में या पहले 1-2 ओवर में विकेट निकालना, ये उनकी यूनिकनेस है। तो हाँ, हर बॉलर ले लेते हैं 1-2। जी, वो हर बॉलर की कुछ एक्सपर्टीज भी होती है, उसको तैयार भी इसी तरह किया जाता है। एक्सपर्टीज तो लाजमी डेफिनेटली जी जी जी। तो हमाद की, हम उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि हमाद की एक्सपर्टीज या उनकी यूनिकनेस जो है वो न्यू बॉल के साथ जैसे वो अंदर लाते हैं बॉल, वो ज़्यादा वो इफेक्टिव होते हैं। अच्छा अबू बकर, इसमें एक और पॉइंट भी मैं देख रहा था कल कि माशाल्लाह ये जिस तरह की हमारी पेस अटैक बन चुका है, इवन वर्ल्ड कप के अंदर भी हमने बात की, दुनिया में किसी के पास नहीं, और अब तो ख़ास तौर पे जो बंच बन गया ये बहुत खूबसूरत है। अब उसकी खूबसूरती की मिसाल ये है कि हसनैन, धानी और हसन अली, वसीम जूनियर भी चले, हम उसको लेकिन ऑलराउंडर भी कंसिडर करते हैं। मैं ये 3 प्रॉपर पेस अटैक बॉलर की बात कर रहा हूँ। हसन अली को भी हमें नहीं भूलना चाहिए जो पास के अंदर हमारे सुपरस्टार रहे। अब इन बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा टीम में कमबैक करना, और ऐसी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी कि वो आके अपना मार्क छोड़े। तो कैसे टीम का तो हमने बात कर ही रहे हैं, इन तीनों के लिए कैसे देखते हैं कि टीम में आना कितना मुश्किल लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि अब हमें थोड़ा सा डिफ़ाइन करना पड़ेगा, अपना टेस्ट का यूनिट अलग बनाना पड़ेगा, T20 का और ODI का स्पेशलिस्ट के साथ हमें जाना पड़ेगा। हमें देखना चाहिए, अब हमारे पास यही टाइम है। देखिए, हमने बहुत ऐसा शाहीन को तीनों फॉर्मेट खिलाए हैं, हारिस को तीनों फॉर्मेट में ले आए थे, इवन हसन अली को हमने तीनों फॉर्मेट खिला दिए थे। एक टाइम वो भी था जिस वक्त वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर छोड़ के गए थे, तो शहीनशाह अफरीदी और नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन के बारे में जब इनको ऑस्ट्रेलिया ले गए तो हेडलाइन लगी थी, स्कूल के बच्चे ले आए हो। ठीक है, तो वो हमें टेस्ट के अंदर बड़ी रुसवाई भी हुई थी। हालांकि हम समझ रहे थे कि ये बॉलिंग अटैक बहुत ज़बरदस्त शानदार किस्म का, लेकिन ऑब्वियसली उस वक्त बहुत ज़्यादा यंग था। तो अब हमारे पास अगर ये बेंच आ गया है, हमारे पास अपनी फास्ट बॉलिंग लाइनअप मुकम्मल दिखाई दे रही है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए। हमें सबको स्पेशलिस्ट रोल बनाने चाहिए कि अगर हम समझते हैं कि वाइट बॉल के अंदर हारिस तो बहुत इफेक्टिव हैं, तो हम उनको वहाँ तक रखें। हम उनको टेस्ट में वहाँ पर कोई ऐसा स्पेशलिस्ट लेकर, देखिए धानी जो है ना, वो नो डाउट टेस्ट का बड़ा अच्छा बॉलर है, उसको टेस्ट क्रिकेट के अंदर लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर बड़ा हाईली रेट किया जाता है, लेकिन उस तरह उनको अभी मौके नहीं मिले टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी। तो जो जहाँ तक आपने बात की कि उनका फ्यूचर क्या होगा, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। खासकर मुझे हसन अली को जब मैं देखता हूँ ना, मुझे बड़ा दुख भी होता है, और फिर मैं जब दूसरे लड़कों को देखता हूँ तो खुश भी होता हूँ कि उनसे बेहतर पाकिस्तान को कोई मिल गया है। लेकिन हसन अली वो एक कॉमोडिटी थी हमारे पास जो कि तीनों फॉर्मेट खेलती थी, जिसको हम कहते थे कि विकेट टेकर है, लेकिन फिर उनका डाउनफॉल शुरू हुआ है आहिस्ता आहिस्ता, और अब कहीं पे भी हमें तीनों फॉर्मेट पे नहीं नज़र आते। लास्ट डोमेस्टिक सीजन के अंदर मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि एक डोमेस्टिक का मैच हो रहा था, हसन अली बाहर आए तो हम लोग खड़े हुए थे, तो मैं कहा हसन भाई कब टीम तक पहुँचे हैं? कहता खिड़की दरवाज़ा तोड़ एंट्री करूँगा, आप बेफिक्र रहें। तो अब वो दरवाज़ा तोड़ एंट्री के लिए उनको बड़ी मेरे ख्याल है जतन करने पड़ेंगे। और प्लेटफॉर्म डोमेस्टिक ही है, यहाँ पर परफॉर्म करेंगे तो तब वो हो सकता है कि कंसीडर हो सके। और लास्टली ये कि सानुल्लाह को क्या लगता है कि उसको रेस्ट दिया गया है, और देखिए अब इस तरह तो होगा, इस तरह होगा जब आपके 5 के 5 तगड़े फास्ट बॉलर्स बेंच पे बैठे होंगे। हो सकता है कि 3 मैचेस के बाद शाहीन रेस्ट कर रहा हो सकता है हारिस रेस्ट कर रहा हो, जमान को भी रेस्ट देके एहसानुल्लाह को लेकर आए। तो ये हमें अब रोटेशन पॉलिसी के साथ चलना पड़ेगा। मेरा ख्याल है इस पे करेंगे तो फिर ही आपको अच्छा एक सिस्टम मिलेगा। जी अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके कुछ न्यूजीलैंड टीम के वाले से भी बात करते हैं कि उनको ऐसा क्या करना पड़ेगा कि वो टीम दोबारा से कम बैक कर सके। अभी मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक के स्पोर्ट्स ऑन, और हम बात करें पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ के वाले से। अब बकर क्या लगता है क्या करना पड़ेगा न्यूजीलैंड को? न्यूजीलैंड तो हर डिपार्टमेंट में शुरू में तो चलें पावर प्ले में विकेट ली, खासतौर पे एडम मिलन की बात करें, बड़ी शानदार बॉलिंग की। हेनरी की बात करें, मैट हेनरी की, तो उन्होंने तो हैट्रिक कर डाली, बट कहीं ना कहीं हमने देखा कि रन्स भी बहुत कंसीड किए। खासतौर पे मिलन को देखें तो उन्होंने 4 ओवर में 52 रन कंसीड किए, 12 की प्लस एवरेज उनकी थी। तो किस तरह ओवरऑल देखो, स्पिनर भी कोई सऊदी भी ने भी कोई खास लाइनर लेंथ पे बॉलिंग नहीं कर पाए, उनका ये प्रॉब्लम हमें नज़र आता है। लेग ब्रेक वैसे मुश्किल बॉलिंग है, बट ओवरऑल कैसे देखते हैं? लिस्टर की बॉलिंग भी बिट्स एंड पीसेस में अच्छी थी, ओवरऑल कैसे देखा आपने? यार स्ट्रगल तो किया उन्होंने पहले मैच के अंदर, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि उनको तैयारी का भी ख़ास मौका नहीं मिला। सिर्फ एक ट्रेनिंग सेशन मिला उनको बिफोर मैच, और उस ट्रेनिंग सेशन के अंदर बड़ा उन्होंने तवील टाइम गुजारा नेट्स के अंदर, और उसकी यही लग रहा था
कि एक टाइम आ गया था कि हम देख रहे थे कि पाकिस्तान टीम डगआउट में वापस जा चुकी है, पवेलियन में बैठ चुकी है और लग रहा था कि शायद बसों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड वाले उस वक्त ही विकेट पे खड़े हुए थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। पाकिस्तान के नेट्स खाली हुए, उन नेट्स में चले गए, तो उन्होंने कोशिश ये की कि जल्द से जल्द इन कंडीशन को समझा जाए। सकलान मुश्ताक उनके डगआउट के अंदर मौजूद हैं एज अ स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट, उनकी खिदमात हासिल की है न्यूजीलैंड क्रिकेट ने फॉर दिस सीरीज़, तो उनसे भी वो कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा मैच्योर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। यंग साइड ज़रूर है उनकी, टॉम लैथम लीड कर रहे हैं, विल यंग हैं, चैपमैन, निशम, ये वो 4-5 प्लेयर हैं जिनको डैरल मिचेल भी है, वो भी काफ़ी टाइम से डैरल मिचेल बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है, वो कल थोड़ा जल्दी कर गए। कल विकेट पे देखिए, विकेट ऐसी थी कि इस पे खड़े रहते रन्स बनने थे, सिर्फ एक ही पार्टनरशिप लगी न्यूजीलैंड की, डैरल मिचेल निशम और चैपमैन के दरमियान थोड़ी सी 40 रन की पार्टनरशिप लगी, उसके अलावा कोई पार्टनरशिप नहीं आई न्यूजीलैंड के अंदर। तो थोड़ा थोड़ा अगर वो कंट्रीब्यूट करेंगे, ऑब्वियसली तगड़ा बॉलिंग लाइनअप तो है पाकिस्तान का, उनको चैलेंज तो करेगा, बट थोड़ा वक्त गुजारेंगे तो मैं समझता हूँ कि शायद बेहतर हो जाए। लेकिन मुझे हैरानगी नहीं होगी अगर पाकिस्तान क्लीन स्वीप करता है तो। बिल्कुल ठीक है जी। महमूद भाई आप बताइए, उनके मेन प्लेयर तो कुछ आए नहीं, आप जानते हैं कि किसी भी टीम के, हम भी 5 प्लेयर को रेस्ट करवा के अफगानिस्तान से सीरीज़ हार गए, तो आप कैसे देखते हैं कि अगर वो मेन प्लेयर्स की एब्सेंस में आए हैं और अभी भी 6-7 लड़के तो उनके खैर इंटरनेशनल एक्सपोजर रखते हैं और काफ़ी अरसे से टीम के साथ खेल रहे हैं, बट फिर भी उनको क्या डिफरेंट करने की ज़रूरत है कि वो सीरीज़ में कमबैक कर पाए और पाकिस्तान को टफ टाइम दे सके? देखिए, करनी तो पड़ेंगी, इस तरह क्रिकेट खेलेंगे तो वो तो बहुत ही वन साइड हो जाएगी, शायद लोग भी इंजॉय नहीं करेंगे और बड़े आराम से सीरीज़ ये लोग हार जाएंगे। लेकिन ये है कि थोड़ी बेहतर इनसे क्रिकेट खेलने की उम्मीद है। बॉलिंग यूनिट उनका मुझे फिर कुछ बेहतर दिखाई देता है, लेकिन बैटिंग की तरफ अगर देखा जाए तो उस तरह एक्सपीरियंस भी मौजूद नहीं है और उस तरह कम्बिनेशन भी उनका अभी तक नहीं बन पाया। लंबी सीरीज़ है, आगे 4 T20 मैचेस हैं, फिर 5 ODI के मैचेस हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है कि न्यूजीलैंड जो है वो बेहतर डिस्प्ले करेगा। मेरा वैसे अपना इसमें मानना ये है कि न्यूजीलैंड के पास जो एक आउटसाइड चांस इस सीरीज़ में कमबैक का ये है, वो यही है कि अगर वो टॉस जीते, पहले बैटिंग करें और बैटिंग में वो तेज़ खेल के कोई प्रेशर बिल्ड करें। अटैकिंग मोड पे जब तक वो नहीं आएंगे, काउंटर अटैक नहीं करेंगे पाकिस्तान पे, तो उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल है, उनके लिए कमबैक करना मुश्किल है क्योंकि बॉलिंग उनकी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है नहीं है, सिर्फ उनकी बैटिंग के अंदर भी उनके पास थोड़ा सा यूथ है, पैशनेट किस्म के वो हिटर भी हैं उनके पास। निशम खासतौर पे हम सब जानते हैं, डैरल मिचेल बहुत बड़े हिटर हैं, तो ये शुरू में अगर इनके जो टॉम लैथम की इनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, अगर उन्होंने थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट दिया तो नीचे इनके पास ऐसे पावर हिटर हैं कि बड़ा रन कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है महमूद भाई से दोबारा रब्ता हो चुका है। जी महमूद भाई, हम आपसे क्वेश्चन ये करना चाह रहा था मैं कि आपने देखा कि उनके मेन प्लेयर की एब्सेंस के बाद अब वो न्यूजीलैंड क्या ऐसा डिफरेंट करे कि वो कमबैक कर सके, क्योंकि हमें मालूम है कि जब आपके मेन प्लेयर नहीं होते तो आपको डेंट पड़ता है, आपको हिट पड़ती है। हमें भी, हम अफगानिस्तान से पहली दफ़ा सीरीज़ हार चुके हैं, तो कैसे देखते हैं न्यूजीलैंड की टीम को और अब उन्हें क्या डिफरेंट करना चाहिए? जी, जैसे कि अबू बकर यकीनन वहाँ लाहौर में मौजूद है और उन्होंने बड़े करीब से देखा भी, तो बड़ी अहम बात है कि आपको एक नई जगह पर आएँ और आपको ट्रेनिंग सेशन, बड़े हैवी ट्रेनिंग सेशन नहीं मिले हों तो वो होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम जैसे जैसे ये दौरा आगे बढ़ेगा, अभी तो एक T20 मैच हुआ है, अगर आज और जो अगले T20 के अंदर कोई ऐसा मिरेकल कर देती है, टीम में वापस आ जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब प्रैक्टिस सेशन बढ़ेगा तो न्यूजीलैंड की टीम को हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि हम अफगानिस्तान से उसे कंपेयर करें। न्यूजीलैंड की साइड जो एक बड़ी अच्छी साइड है और यकीनन अपने मसाइल पर अगर काबू पा लेती है तो ये सीरीज़ बड़ी अच्छी होगी। इसलिए कि आपको एक देखें, आपने 5 T20 खेलने, 5 वनडे खेलने और फिर उसमें आपका मिला जुला है कि आपने 3 जगह पर जाके खेलना है, पिंडी में भी खेलना है, लाहौर में भी खेलना है और कराची में भी खेलना है। कराची में जब आप एंड में आएंगे तो यकीन यहाँ ज़रा गर्मी का जोर ज़्यादा हो चुका है और अगर आप बात करें कि लाहौर और पिंडी की, तो वहाँ मौसम निस्बतन अभी भी सर्द है। तो हम ऐसा नहीं समझते कि न्यूजीलैंड की टीम यकीन स्ट्रगल कर रही है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस खेलेगी और हमांगी उसकी बढ़ेगी यहाँ मौसम के साथ, खेल के साथ, मैदान के साथ, तो वो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और वो आपको टफ टाइम देगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल ही आपके लिए मैदान छोड़ जाएं और आप वो सीरीज़ को ये क्लीन स्वीप या वैसे कर सकें। अब तो वैसे तमाम अगर हम देखें तो जितने भी प्लेयर्स हैं 80-90% आप देख रहे हैं कि तमाम तरह की लीग में उनको बेनिफिट, सबसे बड़ा लीग क्रिकेट का यही है कि आप उन कंडीशन से क्विटस रख लेते हो, कस्टमाइज प्लेयर हो जाता है और फिर जब वो जाता है अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको मुश्किल नहीं आती। इनमें से काफ़ी प्लेयर PSL के लिए भी आ चुके हैं,
हमने देखा कि बीपीएल के लिए भी गए हैं और आईपीएल के लिए भी कुछ प्लेयर खेल चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप कंडीशन तो आप समझ जाते हो, सिर्फ वेदर से और या उस कंडीशन पिच के साथ आपने थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना होता है, वो ग्रेजुअली हम मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी मैं वही बात कह रहा, मैंने उसी लिए कह रहा था कि उनको कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो बड़ी जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे और यही वजह है, मैं इसी वजह से कह रहा था कि पूरी जाहिर बात दुनिया में लोग खेलते हैं और इतने फ्रीक्वेंटली विजिट हो रहे होते हैं सबसे, कि अब एक वो इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना, वो क्रिकेटर सब बन चुके हैं। मतलब पहले ये होता था कि जी यहाँ से अब आप वेस्ट इंडीज जा रहे हैं तो अब गए ही नहीं बड़े अरसे से बाद, लेकिन इतनी क्रिकेट हो गई है कि सब अपने आप को वो एडजस्ट कर लेते हैं। इसी वजह से मैं कह रहा था कि आपको नतीजा जो है बड़ा मुख्तलिफ भी नज़र आ सकता है। हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि जी न्यूजीलैंड की साइड जो है कि उनके मेन खिलाड़ी ने तो हम उनको बड़ा हल्का लें, तो वो किसी वक्त भी रैंक के अंदर वापस आएंगे और पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। चलें, बिल्कुल ठीक है, आज देखते हैं कि सेकंड मैच में वो क्या डिफरेंट करते हैं और हमारी टीम ऐसा क्या करती है कि वो अपनी जो बढ़तरी है उसको बरकरार। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।